हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज रिवीजन बैच का फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। बेटा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट से, ठीक है। और इसकी वर्थ बेटा लगभग 5 नंबर है टर्म 1 में। तो बेटा ये 5 नंबर खैर बहुत आसान है, 2 ही लेक्चर का चैप्टर है, कल फिनिश हो जाएगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट बजट चीज ही क्या है बेटा, गवर्नमेंट बजट का मीनिंग। लो प्यारे बच्चों, फटाफट से मीनिंग पढ़ेंगे बेटा और इसका एनालिसिस करेंगे। लो बेटा बाबू, मीनिंग लिखा हुआ है गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। बाबू सबसे पहले इस चैप्टर का मीनिंग समझ लो। सबसे पहले इस चैप्टर का मतलब ही क्या है बेटा, हम लिख रहे हैं गवर्नमेंट बजट। अब ये बता देता हूं, हर गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट है, चाहे वो बेटा स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, चाहे वो सेंटर पे एग्जिस्ट करती है। जब हम बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर पढ़ते हैं ना गवर्नमेंट बजट, हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। हम किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, किसी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की हम बात नहीं कर रहे। और बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को यूनियन बजट बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को बेटा हम यूनियन बजट बोलते हैं भाई। बेटा इस पूरे चैप्टर में मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट की बात करता हूं, और सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है बेटा यूनियन बजट। 1 मार्क क्वेश्चन है, इसको बहुत आराम से ध्यान रखना, ठीक है जी। बेटा गवर्नमेंट बजट की बात चल रही है। अच्छा, सरकार के बजट की कौन सी सरकार बेटा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, जिसके बजट को हम यूनियन बजट बोलने वाले हैं। बेटा मुद्दा उठता है ये बजट आता कब है। अभी तो मैं बेटा एनालिसिस कर ही नहीं रहा, डेफिनेशन भी बहुत कुछ कहती है, इसके अलावा बातें कर रहा हूं। बेटा ये बजट आता कब है, सबसे पहले तो यही बात कर रहा हूं। बेटा हर साल आता है ये बजट 1 फरवरी। आपको बता देता हूं बेटा, आज तक कई बुक्स में डेट 28 फरवरी चलती आ रही है। बाबू पहले ऐसा होता था कि ये लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को आता था, इधर 28 और 29, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ बेटा, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने उसे उठाकर बेटा इस डेट को 1 डे ऑफ फरवरी कर दिया था, ठीक है ना। तो यानी कि हर साल ये बजट आता है बेटा 1 फरवरी को आता है। आपको पता है बेटा बजट प्रेजेंट कौन करता है, कौन करता है प्रेजेंट? फाइनेंस मिनिस्टर। यार पता नहीं क्या, ठीक है ना, अटैची लेके जाता है फाइनेंस मिनिस्टर, फोटो खिंचवाता हुआ बजट 2021, 22 में आएगा तो 22, ठीक है ना बेटा। बाबू बजट प्रेजेंट करना हमेशा और हमेशा जिम्मेदारी है बेटा फाइनेंस मिनिस्टर की। आपको पता है किसकी परमिशन से बजट प्रेजेंट होता है बेटा? प्रेसिडेंट जब तक परमिशन नहीं देगा तब तक बजट प्रेजेंट नहीं हो सकता। ऑल्दो इट इज अ मेयर फॉर्मेलिटी, कि हम फॉर्मेलिटी के तौर पर प्रेसिडेंट से पूछ लेते हैं कि आप 1 फरवरी को प्रेजेंट कर दें, मना क्या करना है प्रेसिडेंट कहता कर दो बेटा, लेकिन हमेशा उसकी परमिशन रिक्वायर्ड है, ठीक है ना बेटा। यानी कि बेटा परमिशन रिक्वायर्ड जिस पर्सन की है उसका नाम है बेटा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं कहेगा तो बेटा प्रेजेंट हो नहीं सकता, ये लॉ कहता है बेटा। समझ आई इतनी बात, ठीक है। आपको ये बता देता हूं। अच्छा ये तो नहीं किसी को लगता कि बजट बनाता अकेला फाइनेंस मिनिस्टर है बेटा। देखो ऑल्दो प्रेजेंट जरूर फाइनेंस मिनिस्टर करता है, बेसिक बातें भी बता देता है कि मैं बजट में ये देखना चाहता हूं, लेकिन बेटा बजट बनाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। और बेटा
पूरे दुनिया के सबसे बड़े मास्टरमाइंड है जो बजट बनाते हैं आपके देश का, ठीक है ना। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट है बेटा, ठीक है ना। और आपको ये बता देता हूं बेटा, बजट कम से कम 1 महीना पहले बनना शुरू होता है, यानी कि अगर 1 फरवरी को प्रेजेंट होना है तो 1 जनवरी को बनना शुरू हो जाता है। और जितने लोग बजट प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं बेटा, किसी का भी उनकी फैमिली के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता, सबके कांटेक्ट तोड़ दिए जाते हैं, सबके मोबाइल फोन जमा हो जाते हैं बेटा, कोई किसी से बात नहीं कर सकता। आप समझ लो बेटा, आप किस बिल्डिंग में रह रहे हो किसी को नहीं पता होता, सब लॉक्ड है, कहीं नहीं जा सकते आप। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है कि आपका कॉन्टैक्ट ही तोड़ दिया गया? जब तक ये बजट पब्लिक नहीं होगा तब तक आप किसी के सामने नहीं आ सकते, किसी से बात नहीं कर सकते बेटा। पता है क्यों किया जा रहा है ऐसा? देखो, बजट में भी ना बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं किसी चीज के, और बेटा बहुत सारे बेनिफिट वापस भी छीने जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूं बेटा, पता लग रहा है आपको कि हाँ बजट से ये चीज महंगे होने के चांसेस है या इसके दाम बढ़ जाएंगे अगर इतनी फेवरेबल न्यूज सामने आएगी, तो बेटा जो इंसान बजट बना रहा है वो ओवर स्टॉकिंग नहीं कर सकता, उसकी अपने घर पे भर के नहीं रख सकता इतना सारा सामान, और बेटा फिर बाद में बेच देगा जैसे ही महंगा हो जाएगा। तो बेटा कहीं ना कहीं आपने ये वर्ड मुझसे पहले भी सुना होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग। ये वर्ड आपने मुझसे बिजनेस स्टडीज में समझा हुआ है। कहीं ना कहीं बेटा इनसाइडर ट्रेडिंग से बचने के लिए काम किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि बेटा 1 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक आपकी फैमिली के साथ कोई टच नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है ना बेटा, ताकि आप कोई भी बात लीक ना कर पाओ कि क्या होने वाला है बजट से। समझ आई बात? ये मैंने बेटा एक्स्ट्रा बात बता दी, क्योंकि मुझे लगता है बेटा क्वेश्चन यहां से नहीं यहां से आएगा, जितनी बातें मैंने एक्स्ट्रा बोली, ठीक है ना। बजट में बेटा किसकी परमिशन रिक्वायर्ड है? नहीं आ सकता, आ सकता है जब हमारे कोर्स का चैप्टर है बेटा। मैंने बोला था इको में टीचर कुछ बाहर जाना चाहेगा, देख लेना कोर्स से, ठीक है जी। चलो क्या, अब बेटा डेफिनेशन पे एनालिसिस, सही मायने में चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है बेटा। गवर्नमेंट बजट क्या चीज है? कहता है बेटा इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। पहले मेरा एनालिसिस बस इतनी बात पर है, इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट, यानी कि बेटा गवर्नमेंट बजट सिर्फ साल में एक बार आता है। उसने बोला ना बेटा इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल मतलब साल में सिर्फ एक ही बार आएगा बाबू। कहते हैं इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टीमेट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। पहले तो ये बात बता देता हूं बेटा, कहता है ये साल में एक बार आता है। बिल्कुल जी, मान लिया मैंने, एनुअल स्टेटमेंट है, साल में एक बार आएगा बेटा। मान लो ये बजट आया 1 फरवरी 21 को, ठीक है, अभी आया होगा बेटा जब 1 फरवरी 2021 पक्का आया होगा जी। बेटा जब ये बजट 1 फरवरी 2021 को आया, ये किस पीरियड के लिए है? सर ये बजट आ गया ना 1 फरवरी 2021 को, किस पीरियड के लिए है बेटा? कमिंग फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि 1 फरवरी 2021 को आया, आने वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा है बेटा बाबू? 1 अप्रैल 21 आने वाला है, और बेटा 31 मार्च 2022 तक ये फाइनेंशियल ईयर चलेगा। तो यानी कि बेटा जब भी कोई बजट आता है वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। और एक बात समझ लो, जब कोई चीज आने वाले फ्यूचर के लिए है बेटा, क्या हम उसकी एक्चुअल फिगर बता सकते हैं? फ्यूचर किसी इंसान ने देख लिया क्या? किसी ने नहीं देखा ना। तो बेटा यही बात अब मैं यहां पर समझा रहा हूं। मैंने लिखा बेटा बजट कुछ और नहीं, एक एनुअल स्टेटमेंट है शोइंग आइटम वाइज एस्टीमेट। बेटा सिर्फ और सिर्फ एस्टीमेट, क्योंकि बात फ्यूचर की चल रही है, ठीक है ना। पास्ट की चल रही होती, एक्चुअल फिगर बता देते। अभी तो फ्यूचर में किसी को क्या पता बेटा क्या होगा। तो बेटा कहता है बजट में क्या लिखा होता है? आइटम वाइज हमारे अंदाजे लिखे होते हैं कि सरकार की कितनी इनकम होगी और सरकार कितने खर्चे करेगी। अंदाजे, सिर्फ और सिर्फ अंदाजे। क्लियर हुई बात? शोइंग आइटम वाइज। आइटम वाइज से मेरा मतलब क्या है? कहता है आइटम वाइज बताया होता है कहां कहां से कितना कितना पैसा आ सकता है और कहां कहां कितना कितना खर्चा कर सकते हो। टैक्स से सरकार को इतना पैसा मिलेगा, इनकम टैक्स से इतना मिलेगा, कस्टम से इतना मिलेगा, जीएसटी से इतना मिलेगा, रिकवरी ऑफ लोन इतना हो जाएगा, प्रॉफिट एंड डिविडेंड इतना कमा लेंगे, ब्याज इतनी कमा लेंगे, और पता नहीं क्या क्या।
ठीक है ना बेटा। और ऐसे ही आइटम वाइज खर्चे भी लिखे होते हैं बेटा। क्लीन गंगा मिशन में इतना खर्चा कर देंगे, बोनस एम्प्लॉइज को इतने दे देंगे, सैलरी एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इतनी दे देंगे बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए इतना खर्चा बेटा, आर्मी को इतना पैसा दे देंगे, सरकारी कॉलेज स्कूल बनाने के लिए कर देंगे, बुलेट ट्रेन के लिए कितना खर्चा कर देंगे। यानी कि बेटा बजट में आइटम वाइज लिखा होता है क्या क्या पैसे आ सकते हैं और क्या क्या पैसे मैं खर्च कर सकता हूं ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। और फिस्कल ईयर का मैं मतलब समझा चुका हूं बेटा, फिस्कल ईयर कुछ और नहीं होता, फाइनेंशियल ईयर को ही बोलते हैं। ठीक है जी, इतनी बात ओके। अभी तक देख लो बेटा, डेफिनेशन कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा। अब हमने रीड करना है बस। लिखने का टाइम संदीप गर्ग में लिखा हुआ है सब कुछ, जिसने नोट्स बनाए हुए हैं पहले बेटा, आप उनसे भी फोटो स्टार्ट करा सकते हो। ठीक है जी, बढ़े आगे। लो बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा। आपको बता देता हूं फर्दर बजट के दो कंपोनेंट हैं, बस सामने देखते रहो बेटा। फर्दर बजट के दो कंपोनेंट है बेटा, एक को हम बोलते हैं बजट रिसीट्स और एक हम बोलते हैं बेटा बजट एक्सपेंडिचर। और आपको पता भी है बेटा ये दोनों बातें लिखी गई हैं। कहता है बजट के दो ही कंपोनेंट है, एक तो बजटरी रिसीट्स और एक बेटा बजट के खर्चे, बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा, कि बजट से क्या क्या आ सकता है और बेटा बजट से क्या क्या जा सकता है। बेटा फर्दर बात करूं तो रिसीट्स भी दो तरीके की हैं और बेटा मेरे एक्सपेंडिचर भी दो ही तरीके के। ठीक है ना बेटा, बजटरी रिसीट्स दो तरीके की हैं बेटा, रेवेन्यू रिसीट्स और बेटा दूसरी बात है कैपिटल रिसीट्स। बाबू आज मेरा मुद्दा एक्सपेंडिचर पे नहीं है, अगर मैं इतना भी पूरा कर पाया तो मेरे लिए बहुत हो गया, क्योंकि मेरे को पता है तब भी कल चैप्टर खत्म हो रहा है। 2 ही दिन का चैप्टर है, इससे ज़्यादा लेक्चर लगाने भी नहीं मुझे इस पर। तो बेटा बजटरी रिसीट्स दो ही तरीके की हैं बाबू, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट। सर अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे से बात जानते हो बेटा, रेवेन्यू वर्ड का मतलब क्या होता है, कैपिटल वर्ड का मतलब क्या होता है। यानी कि बेटा ये वो रिसीट है जिसका बैलेंस शीट पर कोई इफेक्ट कभी हो नहीं सकता, और बेटा ये वो रिसीट है जो बैलेंस शीट पे कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो जरूर डालेंगे, कैपिटल वर्ड है बेटा इसके अंदर। ठीक है ना बेटा। बाबू रेवेन्यू रिसीट्स की डेफिनेशन है विच नीदर क्रिएट लायबिलिटी, विच नीदर क्रिएट्स लायबिलिटी नॉर कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स, नॉर कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट। बाबू इसके कंपैरिजन में कैपिटल रिसीट की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है बेटा। बाबू कैपिटल रिसीट क्या बोलती है, विच ईदर क्रिएट लायबिलिटी और कॉजेस रिडक्शन इन एसेट्स। बेटा रेवेन्यू रिसीट बोलती है ना तो ये लायबिलिटी क्रिएट करती, रिसीट मतलब सरकार की कमाई, गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे हैं, आपकी कमाई नहीं है बेटा, सरकार की कमाई है। कहता है ये सरकार की ऐसी कमाई है जिसकी वजह से ना तो सरकार की कोई लायबिलिटी खड़ी होती बेटा और ना ही किसी एसेट, कोई एसेट कम होने वाली है बेटा। विच नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट। और आज मेरा मुद्दा पहले इस पे चलेगा, कैपिटल रिसीट की बात बाद में करूंगा। ठीक है ना। वैसे इसकी डेफिनेशन क्या है, विच ईदर क्रिएट लायबिलिटी, या तो सरकार की लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी बेटा, या सरकार की बेटा कोई ना कोई एसेट कम हो जाएगी इससे। ठीक है जी बेटा। बाबू रेवेन्यू रिसीट्स फर्दर दो तरीके की हैं बेटा। ठीक है ना बाबू, फर्दर दो तरीका, पहली है बेटा टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरी है बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है बाबू, और टैक्स फर्दर दो तरीके के होते हैं बेटा, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है ना, टैक्सेस फर्दर दो तरीके के हैं बेटा, पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस। बाबू अब बहुत आराम से समझते चलेंगे, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है, धीरे धीरे। अब मैं थोड़ी सी स्पीड कम कर रहा हूँ। हाँ जी, बजट के दो कंपोनेंट, बजटरी रिसीट और बजटरी एक्सपेंडिचर, ये फर्दर दो तरीके के, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स फर्दर दो तरीके की बेटा, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स। बेटा नाम से समझ में आ रहा होगा, यहाँ सिर्फ टैक्स है बेटा, यहाँ टैक्स के अलावा बड़ी सारी बातें। ठीक है ना। और टैक्स में दो तरीके के टैक्सेस हो सकते हैं बेटा, या डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। बाबू क्या डिफरेंस होता है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में, मुझे एक बार अच्छे से बताना है। ऑल्दो मैंने कम से कम इसकी चर्चा पहले 5 से 6 बार पास्ट में की है कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। लो प्यारे बच्चों समझते चलते हैं जल्दी जल्दी क्या क्या होते हैं ये।
बेटा सुनना बाबू, डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिसके ऊपर लेवाए होंगे, बेटा पे भी वही करेगा। यानी कि बेटा ये वो चीजें हैं जिनके बर्डन कभी शिफ्ट नहीं किए जा सकते। बेटा मेरे ऊपर अगर लग रहा है, लेवाए मेरे ऊपर हो रहा है, तो बेटा पे भी मुझे ही करना है। बेटा मैं इसका बर्डन किसी और पे नहीं डाल सकता। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं बेटा, लेवाए ऑन वन पर्सन एंड पेड बाय द अनदर। बेटा लेवाए किसी और पे होंगे बेटा, और पे करेगा कोई और इंसान। और हमेशा इस चीज को समझाने के लिए मैं डोमिनोज और एंग्रीज का एग्जांपल लेता है। बाबू आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी होटल का नाम एज्यूम कर लो, पंजाब होटल। बेटा आप पंजाब होटल में खाना खाने गए, टैक्स लग रहा है उसके ऊपर। गवर्नमेंट ने बोला अगर आप कोई सर्विसेज बेचोगे, अगर आप कोई गुड्स बेचोगे, तो आपको एक इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा जिसका नाम है जीएसटी। पंजाब होटल ने कहा ओके बात, क्या दिक्कत है, दे देंगे। बेटा आप खाना खाने गए, टैक्स लग रहा था उसके ऊपर, आपका बिल आया 1000, उसने बेटा बिल दिया 1000 प्लस 5% जीएसटी, आपसे 1050 मांगे। आपने बोला ये 50 मुझसे किस बात के? बेटा उसने बताया आपको जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, लेवाए चाहे मेरे ऊपर हो रहा है बेटा, पे आप ही करते हो। तो बेटा वो लेगा आपसे 1050, 1000 अपनी जेब में डालेगा और 50 रुपए सरकार को जमा करा देगा। बेटा सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का यही हाल होता है बेटा, हमेशा किसी और पे लगते हैं बेटा, लेकिन पे कोई और कर रहा होता है। हैंगरीज के बिल देख लेना आप बेटा उठाकर, अपने आप को भी समझ में आ जाएगी। आपने 500 का पिज्जा खाया, 525 का बिल आता है, नीचे लिखा आता है जीएसटी 5%, ठीक है ना बेटा। और जीएसटी 5% का मतलब ही क्या है बेटा, बाबू आपसे चार्ज कर लिए उसने पैसे, जबकि बेटा लेवाए वो उसके ऊपर हो रहा था। आप किसी रिटेलर की दुकान पे जाते हो बेटा, इतना सारा सामान खरीदते हो जो पैक्ड है बेटा, सब पे लिखा होता है एमआरपी और ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ये ऑल टैक्सेस का क्या मतलब है? बेसिकली बात जीएसटी की चल रही है। सर टैक्स लग रहा है रिटेलर के ऊपर, आप जब एमआरपी पे करते हो तो आप टैक्स ऑलरेडी देकर आ रहे हो बेटा। समझ आई बात? बेटा डायरेक्ट टैक्सेस का बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स। और कोई डायरेक्ट टैक्स इंडिया में नहीं लगता, पहले लगा करता था बेटा, आज से 10 साल पहले 2010 तक वेल्थ टैक्स था, उसके बाद 2010 में हटा दिया गया बेटा, 11 में शायद, ठीक है ना बेटा। तो बाबू इनकम टैक्स इज द सोल एग्जाम्पल। लेकिन मैं अब आपको बता देता हूं पेपर कितनी अच्छी हरकत करता है। सर देखो आज तक ना आपकी बुकों से वेल्थ टैक्स का एग्जाम्पल नहीं हटा, 2011 में खत्म हो गया था, ठीक है ना। आपको अलग अलग नाम से इसका दिया जाता है, वेल्थ टैक्स दे देंगे आपको बेटा पेपर में। मतलब मुझे इतना अजीब लगता है यार, ठीक है ये तो हट चुका, अब क्या देने का फायदा। इसके अलावा आपको वर्ड दिया जाता है कॉर्पोरेशन टैक्स। बेटा कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है? कंपनीज के ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है उसे कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। यार क्या बात कर रहे हो, ऐसे ही कई बार आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी दे देता है। अभी मैं वर्ड बेटा बताकर हटाऊं बीएसटी में। यार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या? डिविडेंड के ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है। अरे भाई ये सब इनकम टैक्स ही है, नाम अलग अलग बदल के दे देता है आपको। यानी कि मैं बोलूं तो सिर्फ सोल एग्जाम्पल बेटा डायरेक्ट टैक्स का सिर्फ एक है बेटा, इनकम टैक्स। मेरे ऊपर लग रहा है, मेरी इनकम के ऊपर लग रहा है, मैं आपसे नहीं ले सकता बेटा, ठीक है ना। मान लो बेटा मैंने इनकम कमाई 6 लाख, मेरे ऊपर टैक्स है बेटा 20,000 रुपए का। बाबू मैं ये नहीं कर सकता कि 6 लाख तो मैंने कमा लिए, जेब में डालू, लाओ 20,000 आप दे दो, मैं सरकार को जमा करा देता हूँ, 6 मेरे नेट है। नहीं, सरकार कहती है इनकम कितनी कमाई, मैंने कहा 6, सरकार ने कहा इस 6 में से 20 टैक्स दे। इस 6 में से मैंने 20 दिया, मेरे पास बेटा जो नेट डिस्पोजेबल इनकम बची वो 580 बची। ये जीएसटी की तरह नहीं है बेटा, किसका बर्डन में किसी और पे डाल दूंगा, जिसके ऊपर लगेगा पे भी बेटा हमेशा वही इंसान करेगा। समझ आई बात? डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन कभी शिफ्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन ही हमेशा शिफ्ट होता है। ये पहला डिफरेंस है, बस एक बेसिस हुआ भी। दूसरा बेसिस बेटा डायरेक्ट टैक्सेस लेवाए होते हैं हमेशा या तो किसी इंडिविजुअल पर या किसी पार्टनरशिप फर्म पर या किसी कंपनी पर या किसी कॉरपोरेट पर। और बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस बेटा ये गुड्स या सर्विस पे लगते हैं, किसी एंटिटी पर नहीं लगते। बाबू इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है, बहुत आराम से समझ लो बेटा। डायरेक्ट टैक्सेस देने वाला इंसान कौन है? कोई इंडिविजुअल है, कोई पार्टनरशिप फर्म ने इनकम कमाई वो दे रहा है, कोई कंपनी कुछ कमाती है वो दे रहा है, कोई कॉर्पोरेट कुछ कमाता है वो दे रहा है।
बेटा जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स या सर्विस पे लगते हैं, किसी एंटिटी पर नहीं लगते। ठीक है ना बेटा, अमूल मक्खन खरीदा जीएसटी दिया आपने, बेसन खरीदा पैक जीएसटी दिया, चेयर खरीदी जीएसटी दिया, एसी खरीदा, मोबाइल खरीदा, जीएसटी दे रहे हो। ये गुड्स या सर्विस पे लगते हैं, ठीक है ना। और ये बेटा किसी एंटिटी पर लगते हैं, किसी इंडिविजुअल, किसी पार्टनरशिप फर्म, कंपनी और कॉर्पोरेट पर लगते हैं। ठीक है जी, बात ओके इतनी, बढ़े आगे। बाबू डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, और बेटा ये प्रोपोर्शनल होते हैं इन नेचर। लो बेटा इनके मतलब समझ लो बहुत आराम से। बाबू डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, यानी कि मैं सिंपल सी बात बोलता हूं बेटा इस वर्ड को क्लियर करने के लिए, बेटा ये ना आपकी प्रोग्रेस के हिसाब से, यानी कि ना बेटा सरकार कहती है गरीब से तो हमने लेना ही नहीं और अमीर को हमने छोड़ना भी नहीं, इतनी तरक्की करते जाओगे टैक्स बढ़ता चला जाएगा। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस के हिसाब से, ठीक है ना। समझाने के लिए बोलता हूं बेटा, हमारे देश में आज की तारीख में इनकम टैक्स की लिमिट्स ही हैं। अगर आप बेटा कुछ नहीं कमा रहे से लेकर 5 लाख तक कमा रहे हो, कोई टैक्स नहीं देना। 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स देना है, और बेटा 10 लाख से ज़्यादा अगर आपकी अर्निंग है तो आपने 30% टैक्स देना है। यानी कि सोचो बेटा सरकार ने क्या नियम बनाया, बिल्कुल ठीक। 40,000 रुपये महीना भी अगर आप कमा रहे हो ना बेटा, तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। यानी 40,000 रुपये महीना 4,80,000 होता है। सरकार कह रही है वो भी मेरे लिए ठीक ठाक आदमी है, मुझे उससे कुछ नहीं लेना। और आपको पता है बेटा अगर सरकार ऐसा नियम बना रही है तो बेटा बिल्कुल ठीक कर रही है। और बेटा अगर आपकी कैटेगरी 1 लाख रुपए महीना कमाने वाली है, आप कमाई साल में 12 लाख रहे हो, तो बेटा आप हाईएस्ट स्लैब पर टैक्स दे रहे हो। जब आप अमीर हो तो टैक्स देने में क्या दिक्कत है। तो बेटा ये ना गरीब और अमीर का अंतर करता है डायरेक्ट टैक्स, ये आपकी प्रोग्रेस के हिसाब से, जितनी ज़्यादा तरक्की उतना ज़्यादा टैक्स। अगर किसी इंसान की इनकम 6 लाख हो तो बेटा शुरू की 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, बचे हुए 1 लाख पर 20%, यानी कि आपने 20,000 रुपये टैक्स दे। अगर आपकी इनकम बेटा 11 लाख है तो शुरू के 5 लाख पर कोई टैक्स नहीं, अगले 5 लाख पर जो 6 लाख से आपने 10 लाख कमाए बेटा उस पर आपने 20% देना है, यानी कि 1 लाख। और बेटा रेस्ट 1 लाख पर बेटा 30% देना है, यानी कि बेटा 1,30,000 टैक्स बनेगा अगर आपकी इनकम 11 लाख है तो। समझ आई बात? ओके बात। तो ये बेटा तरक्की के हिसाब से, ज़्यादा तरक्की तो ज़्यादा टैक्स दो, प्रोग्रेसिव। बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोपोर्शनल इन नेचर। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है बेटा, ये बेटा कोई फर्क नहीं करता अमीर गरीब का। ये कह रहा है बेटा अगर आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद सकते हो तो टैक्स भी दे सकते हो, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो। देखो समझाने के लिए एक बात बोल देता हूँ आपको, बेटा खाने पीने की आइटम पर कोई टैक्स नहीं होता अगर वो नॉन ब्रांडेड है तो। आप मिल्क खरीदते हो खुला, टैक्स होता है? कुछ नहीं होता बेटा। आप बेसन खरीदते हो, पनीर खरीदते हो, दही खरीदते हो खुले, कोई टैक्स होता है? कुछ नहीं होता। बटर खरीदते हो देसी घी, कोई टैक्स नहीं। लेकिन यही सब चीज़ें अगर आप पैक्ड खरीदने लग जाओ, ब्रांडेड, सरकार कहती है ब्रांडेड खरीद सकते हो तो टैक्स देने में क्या दिक्कत है भाई। खाने पीने की ब्रांडेड चीज़ों पे 5% टैक्स होता है। अमूल बटर, ब्रेड, बाबू आईटीसी का बेसन आटा आता ही है, ठीक है ना। जब बेटा ब्रांडेड खरीद सकते हो तो टैक्स देने में क्या दिक्कत है, 5% दे सकते हो। अब चाहे वो अमीर खरीद ले चाहे वो गरीब खरीद ले, बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस अमीर और गरीब का कोई अंतर नहीं करते, ठीक है ना। इसलिए इन्हें बोला जाता है प्रोपोर्शनल इन नेचर। दीज आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, दीज आर प्रोपोर्शनल इन नेचर। यानी कि कुल मिला के बोलूँ तो बेटा 4 डिफरेंस है इन दोनों में, सिर्फ 4 ही हैं। पहली बात बेटा इसका बर्डन शिफ्ट नहीं होता और इनडायरेक्ट टैक्सेस का हो जाता है। दूसरी बात एग्जाम्पल, इनकम टैक्स इसके 2 हैं, जीएसटी और कस्टम। ऑल्दो पहले तो बहुत सारे थे बेटा, जीएसटी ने खत्म कर दिया। एक्साइज, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, बेटा पता नहीं कितने, स्पेशल सीवीडी, बहुत सारे टैक्स है, 17 थे जिसको जीएसटी ने खत्म करा, ठीक है बाबू। तीसरा है ये इंडिविजुअल, कंपनी, कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म पे लगते हैं, ये गुड्स या सर्विस पे लगते हैं। ये बेटा प्रोग्रेसिव, ये प्रोपोर्शनल, ठीक है जी बाबू। ज़्यादा तो नहीं भगा रहा ना मैं, ठीक चल रही है ना स्पीड, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। जब मैं भागू ना बहुत ज़्यादा तो रोक लेना, ठीक है, इतना भी नहीं करना आपके साथ। इतनी बात ओके, समझ आई, बढ़े आगे। लेकिन ये बेटा सिर्फ अभी टैक्स रिसीट खत्म करी मैंने, ठीक है ना, याद भी नहीं आ रहा क्या, टैक्स रिसीट खत्म करी मैंने, अभी नॉन टैक्स की बात नहीं करी, रेवेन्यू ही चल रहे हैं अभी।
रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट दो तरीके की रिसीट थी। रेवेन्यू क्या है? विच नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट। अब बेटा मैं डेफिनेशन सेटिस्फाई करा देता हूं। बेटा रेवेन्यू रिसीट्स दो तरीके की थी, ठीक है ना। ये टैक्स रेवेन्यू है जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। और बेटा भी नॉन टैक्स की मैंने बात नहीं करी, ठीक है। टैक्स में बेटा दो बातें थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बेटा क्या ये दोनों बातें रेवेन्यू रिसीट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती हैं? 100% करती हैं। मैंने क्या बोला बेटा? ये सरकार के वो रिसीट्स हैं जो सरकार की लायबिलिटी कभी क्रिएट नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ, कोई इंसान बहुत ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, वो सरकार को कह सकता है मेरे घर के बाहर की रोड बना तब दूंगा टैक्स? तेरी जिम्मेदारी है, तेरी लायबिलिटी है। सर सरकार की ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है, टैक्स आप तब भी दोगे चाहे वो कुछ ना करे सरकार। विच नीदर क्रिएट लायबिलिटी, सरकार की कभी कोई लायबिलिटी नहीं आती आपके टैक्स देने से बेटा, नॉर कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट, ना सरकार की कोई एसेट कम होती है आपके टैक्स देने से। समझ आई बेटा बात? डेफिनेशन क्लियर हुई बेटा? रेवेन्यू रिसीट सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करते, ना ही कोई एसेट रिड्यूस करते। पक्की बात? बढ़े आगे चलो बाबू, बात कर रहा हूं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, और इसका एक शॉर्टकट था बेटा जो मैंने बहुत बार याद कराने की कोशिश करी। IPL शुरू भी होने वाले हैं बेटा, FFF EGS बेटा, ये शॉर्टकट है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट का। मैं एक बार तो बहुत तेजी से पढ़ाऊंगा, फिर बेटा दोबारा आराम से समझाऊंगा, फिर एक एक में डेफिनेशन लगा के दिखाऊंगा। क्या सरकार किससे कोई लायबिलिटी आई, क्या है सरकार किससे कोई लायबिलिटी आई, या कोई एसेट रिड्यूस हुई, मैं बेटा डेफिनेशन पूरी सेटिस्फाई करा के चलूंगा। तो बेटा सबसे पहली बात, इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट बेटा, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड, लाइसेंस फी, फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज, forfeiture, escheats, gifts and grants, and beta last one is special assessment. लो बेटा, यानी कि कुल मिलाकर 9 बातें हैं बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में, ठीक है ना। ये नॉन टैक्स है, टैक्स तो नहीं दिखाई दे रहा ना बेटा, और लेकिन है रेवेन्यू पक्का। और रेवेन्यू या कैपिटल है, ये कैसे पता लगेगा? हमेशा डेफिनेशन। और बता रहा हूं यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, आपको कोई भी रिसीट, कोई भी खर्चा उठा के दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये रेवेन्यू है या कैपिटल है, इसका नेचर। तो कैसे पता लगेगा? अगर डेफिनेशन पता होगी तो डेफिनेशन सेटिस्फाई करानी है बेटा, ठीक है ना। रेवेन्यू कैसे पता लगेगा बेटा? इनमें से कोई भी सरकार की लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता, ना कोई एसेट रिड्यूस करता। बाद में सेटिस्फाई कराऊंगा, पहले एक एक करके सबके बारे में डिस्कशन। बेटा सबसे पहली बात मैंने लिखी इंटरेस्ट। बेटा सरकार को इंटरेस्ट मिल रहा है, रिसीट में लिखा है मैंने। बेटा क्यों मिल रहा होगा? कहीं ना कहीं कोई लोन दिया होगा। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि मेरे लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम लिखी है मैंने, क्योंकि इस बजट में बेटा मैं बात ही सेंट्रल गवर्नमेंट की कर रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा कोई लोन दिया स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है ना। लेट सपोज की बेटा यूपी गवर्नमेंट, और बेटा यूपी गवर्नमेंट हर साल ब्याज देती है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या बेटा ब्याज मिल रही है? क्या ये रिसीट है? सर रिसीट है, बिल्कुल जी रिसीट तो है बेटा। अब रेवेन्यू है या कैपिटल है? सोचो बाबू, अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या कोई आपकी लायबिलिटी आ रही है इस इंटरेस्ट से? क्या कोई बेटा एसेट रिड्यूस हो रही है? कुछ भी तो नहीं हो रहा बेटा। तो क्या बेटा ये रेवेन्यू रिसीट है? 100%। बाबू जरूरी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया हो, कई बार आप फॉरेन गवर्नमेंट को भी लोन दे सकते हैं, कई बार आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी लोन दे सकते हैं। क्लियर बात? समझ आई? इंटरेस्ट बेटा। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड डिविडेंड। अलग अलग वर्ड हैं बेटा, समझना। देखो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एंटिटी में 100% शेयर रखती है तो वहां से आपको मिलता है प्रॉफिट, वहां डिविडेंड नहीं बोलते बेटा। और अगर किसी जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एंटिटी में 100% से कम शेयर रखती है तो वहां से आपको जो अर्न होता है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। सुन लो, इंडियन रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा कितना है? 100%, ठीक है ना बाबू। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 100% शेयर यानी कि 100% राइट है बेटा इंडियन रेलवेज का, ठीक है ना बेटा।
और बाबू इंडियन रेलवे से अगर आप कुछ भी कमा रहे हो वो डिविडेंड नहीं है बेटा, वो प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो डिविडेंड क्या होता है बेटा, अगर आप किसी एंटिटी में 100% से कम शेयर रखते हो, जस्ट लाइक बेटा BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा 51%, सर वहां से जो आप अर्न कर रहे हो इसे हम प्रॉफिट नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं डिविडेंड आप कमा रहे हो। 100% शेयर है बेटा किसी जगह पर, तो आप जो कमा रहे हो वो प्रॉफिट है बेटा। 100% से कम है बेटा, वहां पर जो आप कमा रहे हो वो क्या है बेटा, सिर्फ डिविडेंड। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, मेरी तरफ देखना। सर मेरा हिस्सा सक्सेस मंत्रा में 100%, मैं डिविडेंड कमाता हूं, प्रॉफिट कमाता हूं। मैंने शेयर ले लिए किसी कंपनी के XYZ लिमिटेड, आप समझ जाओ किसी की भी कंपनी का नाम, 1% शेयर मेरे पास है, सर मैं वहां से डिविडेंड कमा रहा हूं, मैं वहां से प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूं। समझ आई ना बात बेटा। 100% शेयर है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो प्रॉफिट कमाती है, और बेटा 100 नहीं है, बाकी कुछ भी होता रहे, आप डिविडेंड कमाते हो। क्लियर बात। अब एक बात सोचना, इंडियन रेलवे ने बेटा मान लो इस साल प्रॉफिट कमाया 3000 करोड़, 3000 करोड़ सरकार के पास है, लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है सरकार की कि एक ट्रेन तो चलानी पड़ेगी, कसम है आपको। ऐसा कुछ है क्या भाई, कुछ भी ना करे सरकार, कोई कुछ कह सकता है? सरकार की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती प्रॉफिट और डिविडेंड से, ना कोई एसेट रिड्यूस हो जाती। क्लियर, बढ़े आगे बेटा। तो IPL की बात करते हैं बेटा, लाइसेंस फी। बेटा किस चीज के लाइसेंस फी? बेटा सरकार अलग अलग चीजों के बहुत सारे लाइसेंस इशू करती है, जिसकी वजह से सरकार को बहुत इनकम होती है। बेटा कुछ और ना सोचें तो गन का लाइसेंस, कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा बेटा, कहीं ना कहीं सरकार बेटा गन का लाइसेंस, राइफल्स का लाइसेंस इशू करती है, ठीक है ना। और जिसके बदले में बेटा सरकार को एक नॉमिनल सी फी मिलती है, ठीक है ना बेटा, बहुत कम होती है लेकिन बेटा सरकार को फीस मिलती है। बेटा इसके बदले में सरकार की कोई लाइबिलिटी आती है क्या, कि आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, या कोई एसेट रिड्यूस होती है क्या? नहीं बेटा। और किस चीज का लाइसेंस? बेटा बहुत सारे लाइसेंस गवर्नमेंट इशू करती है अलग अलग लेवल पे। एक होता है बेटा ऑल इंडिया परमिट, सुना है जी आपने ये कभी? ऑल इंडिया परमिट बेटा कमर्शियल व्हीकल पे लिखा होता है, ट्रक्स देखे हैं बेटा, ट्रक्स पे देखना कहीं ना कहीं लिखा होता है ऑल इंडिया परमिट। ऑल इंडिया परमिट का क्या मतलब होता है? कहीं ले जाओ इंडिया में परमिट है, इसके बदले में क्या सरकार ने कुछ फीस ली होगी? 100%, ऐसे नहीं जाने दे रहे आपको कहीं पर भी। आपको पता है बेटा जब हम ट्रिप पे जा रहे थे, मैंने कहा पहले परमिट लेना पड़ेगा, चंडीगढ़ का परमिट नहीं मिल रहा। बेटा परमिट लेना पड़ता है, अगर आपके पास ऑल इंडिया परमिट नहीं है तो अगर आप किसी और स्टेट के बॉर्डर में एंट्री करोगे पहले परमिट चाहिए आपको, और ये परमिट के बदले में क्या होता है बेटा, उस स्टेट की गवर्नमेंट बेटा कहीं ना कहीं आपसे कुछ इनकम ले रही होती है, अगर हम स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो। ऑल इंडिया परमिट के टाइम पर पैसा सेंट्रल, ऑल इंडिया परमिट के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा बाबू। समझ आई ना बेटा बात? क्लियर है बाबू? अच्छा सरकार ने आपसे परमिट के नाम के पैसे लिए, सरकार की कोई जिम्मेदारी है बेटा इसके बदले में? अच्छी रोड देनी है आपको, उन्हें कहा परमिट के पैसे दे रहा हूँ, रोड तुम बनाते नहीं, पैसे आनी तो चाहिए बेटा, लेकिन है नहीं, ठीक है ना बेटा। तो बाबू इस चीज से सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, ना ही कोई एसेट रिड्यूस होती, इसलिए ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको रेवेन्यू रिसीट्स का, और पर्टिकुलरली नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। तो IPL में तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। बात करते हैं बेटा फीस की, ऑल्दो मैं समझता हूँ अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके भी लिख दो ना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन चलो अगर बुक अलग अलग लिखती है तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। बेटा ये किस चीज की फी कह रही है बाबू? लाइसेंस के अलावा सरकार और बहुत सारी फीस आपसे चार्ज कर सकती है। इक्का दुक्का एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा कोर्ट फी, कोई इंसान बेटा किसी दूसरे इंसान पे केस करना चाहता है, कोई एंटिटी दूसरी एंटिटी पे केस करना चाहती है, बेटा आप कहीं ना कहीं सरकार को इसके बदले में कोर्ट फी के नाम का कुछ ना कुछ देते हो, ठीक है ना। ये कोर्ट फी किसी जज की इनकम नहीं है बेटा, मानते हो ना बेटा? जज की सैलरी कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोर्ट से जितनी भी कमाई होगी वो किसकी कमाई है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है ना। ये कोर्ट फी चाहे वो बहुत नॉमिनल होती है बेटा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम है बाबू। क्लियर? ऐसे ही बेटा जब आप RC, आप अपना व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बेटा आपको पता होगा RC के नाम का कुछ ना कुछ चार्ज किया जाता है। आप कोई व्हीकल लेने का, उसने बोला X शोरूम प्राइस ये है सर, ठीक है ना, इसमें इंश्योरेंस एक्सक्लूडेड है, इंश्योरेंस की वैल्यू इतनी है, RC की वैल्यू इतनी है। RC मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बस बोलते बोलते हम RC की फुल फॉर्म नहीं पता होती, 90% बंदों को, ठीक है ना।
तो बेटा जब आप अपने नाम पर व्हीकल रजिस्टर्ड कराते हो इसकी कोई ना कोई फी देते हो बेटा। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, यहाँ से टॉपिक से एक बार हट जाता हूँ, लीक से। भगवान ना करे किसी इंसान का कोई व्हीकल चोरी हो गया, ठीक है, और नंबर प्लेट थी बेटा उसके ऊपर, ठीक है, और बेटा नंबर प्लेट चेंज कर दी और गाड़ी बेटा मॉडिफाई करा दी, इंसान ने पूरी मॉडिफाई करा दी। कैसे पता लगेगा ये आपकी गाड़ी है? मान लो पकड़ी गई, पुलिस ने सीज कर लिया, पुलिस तो बहुत अच्छे जानती है ये आपकी गाड़ी है, आपको कैसे पता लगेगा ये आपकी गाड़ी है? बहुत बढ़िया बेटा, हर गाड़ी के ऊपर एक चेसिस नंबर होता है। पता है आप चेसिस समझते हो किसको बोलते हैं? चेसिस मतलब कैसे समझाऊं आपको? ट्रक देखा है कभी? सारी एसेसरी उतार दो, सिर्फ आगे ट्रक का अंजर बंजर है जहां पर बेटा ड्राइवर बैठा हुआ है और बेटा बस पीछे से फ्लैट है, जगह रखने कुछ नहीं है और इसके अलावा, ये चेसिस है। यानी कि चेसिस क्या है बेटा? बिना एसेसरी का व्हीकल। आपको बता देता हूं बेटा, अगर आप किसी बाइक की बात करते हो ना, बाइक में जो शॉकर्स होते हैं दो, एक शॉकर पे लिखा होता है और ये बेटा पेंटेड नहीं होता, ये बेटा खुदा हुआ होता है, यानी कि जैसे चोट देकर खोदा गया हो। इसको हाँ भी बताता हूँ बेटा, जैसे तेरे माथे पे लिखेंगे अभी हम। हाँ जी बेटा, बाबू चेसिस नंबर चेंज करना बहुत मुश्किल काम है। ऑल्दो बेटा इसकी शक्ल बिगाड़ी जा सकती है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और बेटा चोट दे दो इसको हथौड़ी से, ठीक है ना, तो बिगड़ जाएगा ये बेटा, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना बाबू। आरसी के ही आप पैसे देते हो, ये चेसिस नंबर आपके पास रजिस्टर्ड होता है और इसके लिए आपको इसी चेसिस नंबर के अगेंस्ट एक बेटा जो आरटीओ है वो आपको एक नंबर इशू कर देता है। आपको लगता है आपकी गाड़ी इस नंबर से जानी पहचानी जाती है, सही मायने में वो चेसिस नंबर से जानी पहचानी जाती है, ठीक है जी। अभी दिखाऊंगा आपको बात, बुलेट पे तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होता है शोकर पे, वैसे मैं लाया नहीं आज। चलो जी, लो बेटा बाबू, फिफ्थ हेडिंग है फाइन्स एंड पेनल्टीज। बेटा फाइन्स एंड पेनल्टीज क्या होता है? अगर आप किसी भी लॉ की ब्रीच करते हो, यानी कि बेटा तोड़ते हो, तो इसके बदले में आप सरकार को कुछ ना कुछ फाइन्स पेनल्टीज देते हो। मैं कहता हूँ इतने चलान कटवा लिए बेटा, अब तो अच्छे से पता होगा, ठीक है ना। फाइन्स एंड पेनल्टीज क्या होता है? कभी हेलमेट के नाम का चलान, कभी किसी ट्रैफिक का, कभी हाईवे पे ओवर स्पीडिंग। बेटा कहीं ना कहीं ये चलान जब हम डिपॉजिट करते हैं तो ये गवर्नमेंट की इनकम है और इसके बदले में सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं है बेटा। अब आपको पता होगा कोविड के टाइम पर मास्क के चलान हुए, पता है कितना पहुंच गया था रकम? सहारनपुर का 1 करोड़ क्रॉस हुआ था सबसे पहली बार 6 महीने में। 1 करोड़ क्रॉस हो गया था 35 लाख की पॉपुलेशन में। 500 रुपए के चलान कितने बन गए होंगे भाई? 20,000 के आसपास इतने चलान बनवा कर बैठ गए थे। कोविड से तो जो चलान हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब। ओ तो बांटा भी बाबू सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है इन सबको, स्टेट गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को। हाँ जी बात ओके बेटा, आप किसी लॉ की ब्रीच करते हो और बेटा अगर आपने लॉ तोड़ा है तो इसके बदले में कोई ना कोई फाइन और पेनल्टी तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कोई भी लॉ तोड़ लो बेटा, कोई ना कोई फाइन पेनल्टी होता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जेब में जाए, चाहे स्टेट चाहे सेंट्रल। लेकिन बेटा यहां बात सिर्फ सेंट्रल की कर रहे हैं हम, ठीक है जी। बढ़े आगे बाबू, नेक्स्ट वन इज फोर फीचर। बेटा फोर फीचर का मतलब होता है जब्त करना, ठीक है ना। ऑल्दो ये वर्ड आप बेटा अकाउंट्स में पढ़ने वाले हो, इशू ऑफ शेयर में, जिसने पढ़ लिया है उसको पता होगा बेटा। फॉर फीचर का मतलब होता है जब्त करना। बेटा बातें बता देता हूं, जब्त करने पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं बाबू। एक इंसान जिसने इंडियन गवर्नमेंट के या बेटा इंडियन बैंक्स के, बहुत सारे एग्जाम्पल अब दिमाग में आ गए होंगे, 20,000 करोड़ देने, देश छोड़कर फरार है। 1 नोटिस, 2 नोटिस, 4 नोटिस, 5 नोटिस, कोई रिप्लाई नहीं है, बंदे की नीयत खत्म हो चुकी है बेटा पैसे देने की। सरकार इसके बदले में करती क्या है बेटा? अगर बेटा 20,000 करोड़ लेकर भागे हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी 40,000 करोड़ की पड़ी है, सब जब्त हो जाएगी और इसके बदले में सरकार की कभी कोई लायबिलिटी नहीं आएगी बेटा। आप कोर्ट से भाग रहे हो, ऐसे नहीं भाग रहे बेटा। और अगर आप लॉ तोड़ के भाग रहे हो बेटा, सरकार कुछ भी ना रीपे करे ना आपको, तो आप कुछ कर नहीं सकते। क्लैरिटी है इस बात की। वैसे एक और एग्जांपल दे देता हूं जो मैं हमेशा देता हूं फोर फीचर पर। बेटा जब आप
किसी इंसान पर केस करते हो, मैं बोलता हूं बाबू आपने एक इंसान के 10 लाख रुपए देने हैं, 15 लाख रुपए देने हैं, ठीक है बाबू, वो इंसान ने आपके खिलाफ केस करा, आपने बेटा उसको चैलेंज कर दिया, यानी कि आपने भी उसके खिलाफ केस कर दिया, ठीक है, आपने 15 लाख देने हैं, उसने प्रूफ भी कुछ कोर्ट को पेश करे, इनिशियली आपको प्रूफ देने होते हैं, तब जाकर कोर्ट में केस एडमिट होता है, ऐसे नहीं एडमिट होता बेटा, जब थोड़े से प्रूफ होते हैं तो एडमिट होता है। उसने कुछ प्रूफ भी दिए, आपने बेटा उसके खिलाफ केस करा, आपने भी कुछ प्रूफ रख दिए बेटा अपनी बात को फेवर करने के लिए, लेकिन कोर्ट आपको बोलती है क्योंकि आपके खिलाफ मुकदमा हुआ है और 15 लाख का मुकदमा है, आपको इनिशियली 25% जमा कराना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता बेटा मुकदमा, उसने आपके ऊपर 15 लाख का केस करा, 15 लाख का 25% 3,75,000 रुपए कोर्ट में जमा करा दो, बाकी बाद में देखेंगे। अगर आप पाक साफ निकले तो सारे पैसे वापस, अगर आपके खिलाफ कुछ भी लाइबिलिटी बनी तो, अगर और बनी तो और दोगे अभी आपको पता है ये कैसे बनता है बेटा, ये चीज समझ लो, ये बड़े काम की चीज होती है। 3,75,000 नगद नहीं रख के आते हम, आप एफडी बनवा कर आते हो कोर्ट के नाम, कोर्ट के नाम एफडी बनती है और ब्याज जुड़ता चला जाएगा इस एफडी में बेटा, जितने भी साल केस चलेगा, 6 साल 7 साल 10 साल 20 साल 13 साल में पैसे भी डबल हो जाएंगे वो वहीं। समझ आई बात? तो बेटा ये रहेगी इन द मीन टाइम कोर्ट में। और मैं बोलता हूं आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा था, जब आपको लगा कि आप हारने लगे, आप फरार, आप भाग गए, ट्रेस ही नहीं हो रहे, एक नोटिस भेजा, अगर 2 भेजे 3 भेजे, ताले लगे हुए हैं बेटा, सरकार चाहे तो सब कुछ जब्त कर सकती है, वो 25% भी जब्त, आपका घर भी जब्त। सरकार ने क्या करना है, 15 लाख रियलाइज करके सामने वाली पार्टी को दे दिए, और बेटा बाकी जो कुछ है सब सरकार का है बेटा, कुछ नहीं कर सकते आप इसके बदले में, क्योंकि आप ट्रेस नहीं हुआ, आप कोर्ट से भाग गए बेटा। क्लियर हुई बात? तो फोरफीचर जब्त करने से बेटा सरकार की कभी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, ना ही कोई एसेट रिड्यूस होती। ठीक है जी, आगे बढ़े बेटा, बात करते हैं शीट्स की। सिंपल वर्ड बेटा, एस्टीट्स क्या होता है, अगर कोई इंसान मर गया और दूर दूर तक उसका कोई लीगल हायर ट्रेस नहीं हुआ, ये सारा पैसा किसका? गवर्नमेंट का। आपको बता देता हूं बेटा, ऐसी बहुत सारे मुद्दे हैं डिस्कशन के, ठीक है ना बाबू। आपने बैंक में एक अमाउंट जमा कराई, खाता खोला, अमाउंट जमा करा दी, 3 महीने तक आप बैंक नहीं गए, आपको पता है बेटा ये क्या हो जाता है, इसे हम बोलते हैं इनएक्टिव अकाउंट। सिर्फ 3 महीने तक, और पैसा जमा कराने पे नहीं, आप पैसा लगातार जमा कराते रहे 3 महीने तक लगातार, आपने निकाला नहीं 1 रुपया भी, आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। ये बातें मेरे से कभी नहीं सुनी होंगी आपने ये, लेकिन सुन लो, ये बड़े काम की बात है। 3 महीने तक अगर मैंने अपने अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं निकाला, मेरा अकाउंट इनएक्टिव क्यों कर देंगे बेटा? देखो बात सुनो, पैसा कोई भी जमा करा सकता है, ठीक है ना। एक्स का खाता है, वाई जाके पैसे जमा करा सकता है कि नहीं करा सकता? वाई बैठा बेटा लखनऊ में, आप बैठे हो सहारनपुर में, आपका अकाउंट नंबर उसके बाद उसने जमा करा दिया। जेड करा सकता है बेटा, मुंबई बैठा, कहीं से कराओ बेटा, पैसा जमा कोई भी करा सकता है, लेकिन निकालने के लिए आपके साइन की जरूरत होती है। आप 3 महीने तक कहीं नहीं पहुंचे हो बेटा, पैसा ही नहीं निकल रहा, सर बैंक को क्या पता जिंदा है मर गया इंसान। आप 6 महीने बाद उठ के चले गए, क्या कहता है बैंक? दोबारा पैन कार्ड ले आओ ओरिजिनल, दोबारा आधार कार्ड ले आओ और दोबारा साइन करना है यहाँ पर आकर। साइन सेम हुए, आईडी सेम हुई, चलो जी दोबारा एक्टिव हो जाएगा अकाउंट, ठीक है ना। नहीं हुए, आप प्रेजेंट ही नहीं हो रहे, कितना इंतजार कर सकता है बैंक? फॉर मैक्सिमम 7 ईयर्स, 7 साल इंतजार करता है। 7 साल के बाद ये सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है कि इंसान मर गया, पता नहीं, कोई लीगल हायर ही नहीं आया, यानी कि पीछे कुछ नहीं छोड़ के गया बंदा। ध्यान रखना बेटा, अगर एक इंसान मर जाता है, पीछे कोई नहीं है दूर दूर तक, कोई बहुत दूर का भी रिश्तेदार नहीं है, तो ये पैसा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलता है। बैंक का किस्सा मैंने बता दिया, ऐसे ही बता देता हूं, अगर उसके नाम कोई लॉकर चल रहा होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 ऑफिशियल के सामने लॉकर तोड़ा जाता है, जो जो निकलता है लिखा जाता है और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। बाबू चाबी नहीं होगी ना उसकी, ओके है बात, ठीक है ना। और आपको बता देता हूं, इसमें आपका सीए भी खड़ा होता है बैंक का, कॉन्करेंट ऑडिटर या स्टैट्यूटरी ऑडिटर। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं गिफ्ट एंड ग्रांट्स की। बेटा गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को गिफ्ट दिया किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने, किसी बेटा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन ने। लेट्स सपोज WHO ने इंडियन गवर्नमेंट को कोई गिफ्ट दिया, बेटा वर्ड में गिफ्ट है, गिफ्ट या ग्रांट, ग्रांट मतलब दान। गिफ्ट मिला या ग्रांट मिली, सरकार की कोई लायबिलिटी आएगी? गिफ्ट से कोई लायबिलिटी आती है?
वो बात अलग है कि आपके बर्थडे पे दोस्त ने गिफ्ट दिया तो बेटा उसके बर्थडे पे देना ही है, ठीक है ना, वैसे नहीं कोई लाइबिलिटी आती, ठीक है ना बेटा। गिफ्ट और ग्रांट से कभी कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, नाम में ही गिफ्ट है बेटा, ठीक है ना, ये कोई लोन नहीं है जो वापसी करना ही करना है बेटा, क्लियर बात, सिंपल बात। एंड लास्ट वन इज स्पेशल असेसमेंट। बेटा देखो वैसे बता देता हूं, ये बात के ना एग्जाम्पल बहुत गलत गलत बुक में लिखे हुए हैं, अपने को समझ नहीं आता। इन्होंने तो ये बता दिया देखो कि दिल्ली गवर्नमेंट मेट्रो बना रही थी। अब बेटा जिन जिन की प्रॉपर्टी के आसपास से मेट्रो निकल रही थी ना, उनकी प्रॉपर्टी के दाम बहुत हाइक पर पहुंच गए, प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत बढ़ गई। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने उनको कहा लाओ जी 10-10% दे दो जो वैल्यू बढ़ी है। बेटा ये स्पेशल असेसमेंट नहीं होता, ठीक है ना। स्पेशल असेसमेंट आ काइंड ऑफ टैक्स बोला जाता है, वैसे इसको सही बात बोला जाता है स्पेशल असेसमेंट टैक्स, ठीक है ना, लेकिन लिखा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में जाता है। बेटा क्या होता है, जनरली डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट लगाती है, ये भी बता देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट लगाती है। क्यों लगाती हैं? अगर किसी शहर देश की पॉपुलेशन कम होती है, किसी शहर की पॉपुलेशन कम है और बेटा वहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी देनी है, जस्ट लाइक बेटा लाइब्रेरीज, पार्क्स, अच्छी रोड, तो आप स्पेशल असेसमेंट के नाम का कुछ चार्ज कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं, मेरे को जो दिखाई देता है एग्जाम्पल, सहारनपुर का गार्डन इनिशियली बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट था, जितना मर्जी घूमो, सेहत के भी पैसे हैं क्या, और बाद में बेटा पे आपने किया इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है ना, करते हो ना बेटा, पे बनवाते हो ना पास, या बेटा कोई ना कोई स्लिप रिसीट काटी जाती है आपकी 10 रुपये रोज या 5 रुपये रोज। बेटा ये कुछ और नहीं है, स्पेशल असेसमेंट है। क्या सरकार की बेटा इसके बदले में कोई लाइबिलिटी आती है कि अब कीप ही कराना है गार्डन का? बेटा लाइबिलिटी आती नहीं। वो बात अलग है कि सरकार इस पैसे से बेटा आपके ऊपर ही खर्च कर देती हो, गार्डन की मेंटेनेंस कराती हो या कुछ भी कराती हो, लाइबिलिटी कोई नहीं है, जिम्मेदारी कहीं सरकार ने लिख के नहीं दे दी आपको अपनी। क्लियर है बात? ओके बात, आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा, बाय बाय।